गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बायो की कक्षा में। और जैसे कि पता है बच्चों, अपन जो बायो में बात कर रहे हैं, जीव विज्ञान में जो अपने टॉपिक चल रहा है, जो टॉपिक है वो अपना जो अध्याय नंबर 7 है, 7 चैप्टर का नाम है वाष्पोत्सर्जन। इजी है बिल्कुल, है ना। वाष्प का उत्सर्जन, पादप के वायवीय भागों के द्वारा जो वाष्प का जो उत्सर्जन होता है, थोड़ा चलिए देता हूँ। अध्याय 7 वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन, ठीक है। वाष्प का उत्सर्जन, ठीक है, वायवीय भागों के द्वारा, ये अपना जो टॉपिक चल रहा है। और इसमें आपको पता ही होगा बच्चों, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार के बारे में बात की थी अपन ने कि रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है, ठीक है, उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन होता है और वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर अपन ने बात की थी, जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें बात की थी, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन होता है वो महत्वपूर्ण होता है, जो मुख्य जो पादपों में होता है कि अपन 50 से 97%। तो जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो कौन सा होता है, आपके रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन ही होता है। इसलिए जो मुख्य रूप से अपन इस चैप्टर के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो किसके बारे में, रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन के बारे में बात करेंगे। तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन फिर अपन ने पढ़ा कि रंध्र पाए जाते हैं, पत्ती की संरचना पत्ती की अपन संरचना के बाद पत्ती की संरचना जो ऊपरी सतह और निचली सतह होती है उसमें रंध्र पाए जाते हैं। और रंध्र की आधार पत्तियां होती है, 3 प्रकार की होती है, ठीक है। जैसे अपन बात करते हैं जो रंध्रीय पत्ती है, जो अपने बताई बात की थी, इस प्रकार की पत्तियां होती है जो अपने सेव प्रकार की पत्तियां बोलते हैं। दूसरे बात करते हैं उभयरंध्रीय पत्ती, जो ओट्स और जई जो होती है, मक्का होती है, एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, जिनको जई प्रकार की पत्तियां बोलते हैं, जो पिछली कक्षा में अपन डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद तीसरी जो बात है अधोरंध्रीय, जिनमें रंध्र ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, ठीक है। और वो किस प्रकार जो जल प्लावी जो पादप होते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं, जल प्लावी, या अपन वाटर लिली की बात करते हैं, कुंदनी प्रकार के जो रंध्र होते हैं वो भी कहते हैं। आज जो अपन आज की कक्षा में बात करते हैं तो बच्चों आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार 2 नंबर का। तो आज बात करें रंध्र की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो रंध्र की संरचना के बारे में बात करें, रंध्र की संरचना, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा की बात करते हैं, रंध्र की संरचना के बारे में बात करते हैं। तो रंध्र की संरचना किस प्रकार की होती है, क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो रंध्र की संरचना के बारे में बात करें तो देखो अपन यहाँ पे पहले रंध्र की स्ट्रक्चर बनाते जा रहे हैं। रंध्र की बात करें तो रंध्र की संरचना में बात करें, रंध्र की जो अपन बात करते हैं, जो अधिकांश पौधों में जो रंध्र होता है, दो वक्राकार, वक्र क्या है, किडनी शेप जो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो पहले वो बनाते हैं अपन यहाँ पे। रंध्र की बात करें तो रंध्र जो होता है वो दो वक्र के आकार की जो कोशिकाएं होती है, वो वक्राकार जो कोशिकाएं तो उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इन कोशिकाओं को बच्चों क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है। अपन बात करते हैं अधिकांश पौधों में, बात करें अधिकांश पौधों के अंदर जो रंध्र होता है वो जो वक्र के आकार के, वक्राकार जो द्वार कोशिकाएं, दो वक्राकार दो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। द्वार बोले गेट, देखो द्वार कोशिकाएं, या बोले तो गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स बोलते हैं। द्वार दरवाजा होता है ना, उस प्रकार से ये इनको द्वार कोशिकाएं या गार्ड सेल्स बोलते हैं।
इस डायग्राम में देखो एक चीज़ आपको साफ दिखी होगी कि द्वार कोशिका की बात करें, मैंने बताया अधिकांश पौधों के अंदर जो रंध्र होता है वो दो जो कोशिकाओं से मिल दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ये दो विशेष जो वक्र के आकार की होती है, वक्राकार जो दो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और इनको द्वार कोशिकाएं कहते हैं। इनकी क्या विशेषता होती है द्वार कोशिकाएं? इनकी जो बाह्य भित्ति होती है वो पतली होती है। देखो बाह्य भित्ति है ये पतली है, और अंतः भित्ति होती है जो आंतरिक भित्ति होती है जो रंध्र की तरफ होती है। देखो ये रंध्र की तरफ है, ये मैंने इस प्रकार से ये मोटी बनाई है कि ये जो आंतरिक भित्ति है वो मोटी है, दिख रही है आपको डायग्राम में, और बाह्य भित्ति होती है वो क्या होती है? पतली होती है। बाह्य भित्ति होती है बच्चों वो क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब इसमें जल प्रवेश करता है, ठीक है, तो जल प्रवेश करता है, H2O की बात करते हैं, तो जल प्रवेश अंतःप्राशन की क्रिया होती है। अंतःप्राशन क्रिया मतलब होता है जल इसमें प्रवेश कर रहा है, ठीक है, ये H2O इसमें क्या है? प्रवेश कर रहा है। तो H2O जो प्रवेश करेगा, इसके अंदर जल प्रवेश करेगा तो इसका आयतन बढ़ेगा, इसका जीवद्रव्य का आयतन बढ़ेगा, जीवद्रव्य का आयतन बढ़ेगा तो ये फूलेगी, स्फीत होगी, टर्गिड होगी। ये क्या है? फूलेगी, ये फूलेगी। अब ये स्फीत हो रही है, टर्गिड हो रही है, फूल रही है, तो फूलने से क्या होगा कि इसमें बाहर की तरफ खिंचाव उत्पन्न होगा, ठीक है। फूलने से क्या होगा बच्चों? देखो ये फूलेगी तो क्या होगा? खिंचाव उत्पन्न होगा। खिंचाव होगा, बाह्य झिल्ली होती है वो पतली होती है। बाह्य झिल्ली होती है वो किस प्रकार की होती है? पतली होती है। तो पतली होती है, इसका जो खिंचाव है तो बाहर की तरफ होगा, और ये बाहर की तरफ फैलेगी। बाह्य झिल्ली पतली होती है तो बाहर की तरफ खिंचाव होगा, इसमें जब इसका आयतन बढ़ेगा बाह्य झिल्ली बाहर की तरफ फैलेगी, इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, खिंचाव उत्पन्न होगा तो बाहर की तरफ फैलेगी। तो इससे क्या होगा? जो आंतरिक भित्ति है ये भी इसके पीछे की तरफ इस प्रकार से, हालांकि ये मोटी होती है थोड़ी इसलिए, ठीक है, ये जो भित्ति होती है मोटी होती है, इसलिए क्या होगी? ये भी क्या होगी? इसकी तरफ खिंचाव उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा? रंध्र खुल जाते हैं, जिससे क्या होगा? रंध्र खुल जाते हैं, ठीक है, रंध्र खुल गए। और इसके विपरीत क्या होता है? जब मान लो इसमें से जैसे अपन रात्रि की बात करते हैं, रात्रि के अंदर क्या होता है? बहिःप्राशन क्रिया होती है। बहिःप्राशन क्रिया का मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें से क्या हो जाएगा? जो जल होगा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें तो अब रात्रि के अंदर क्या होगा? जैसे रंध्र बंद होते हैं तो बंद कैसे होते हैं? तो क्या होगा? क्या होगा? H2O बाहर निकला, ये द्वार कोशिकाएं हैं, H2O बाहर निकला, जल क्या निकलेगा? बहिःप्राशन होगा, जल बाहर निकलेगा, जल बाहर निकलेगा, जल क्या हो जाएगा? बाहर निकलेगा। H2O क्या होगा? बाहर निकलेगा। जल क्या होगा बच्चों? बाहर निकलेगा, ठीक है। तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? जल बाहर निकलेगा तो क्या होगा? बहिःप्राशन के दौरान जल बाहर निकलेगा, बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा? जो इसका अंदर का जो दाब था, इसका जो आयतन जो बढ़ा हुआ था वो कम होगा, कम होगा तो क्या हो जाएगी? कोशिका जो होगी वो सलत हो जाएगी, ठीक है। ये तो स्फीत द्वार कोशिकाएं, स्फीत द्वार कोशिकाएं। और जब स्फीत होती है तो क्या होती है? रंध्र क्या होता है? खुल जाता है, रंध्र खुला हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और ये जब द्वार कोशिकाएं, ये कौन सी स्थिति है अभी? ये कौन सी है? सलत, सलत द्वार को, सलत का मतलब क्या होती है? खिंची हुई कोशिकाएं, सलत द्वार कोशिकाएं। इसको क्या बोलेंगे? फ्लैसिड सेल्स बोलेंगे। इसके हम रंध्र बंद हो गया, रंध्र क्या हो गया? बंद हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होती है? ये क्रिया पाई जाती है। इसमें तो बात करते हैं इसमें इस प्रकार से क्रिया पाई जाएगी। मैंने क्या बताया था कि इसमें बिल्कुल इजी है, और कई बार पूछा जाता है रंध्र की संरचना के बारे में। रंध्र की संरचना में बात करें तो अधिकांश पादपों के अंदर बात करें तो अधिकांश पादपों में प्रत्येक जो रंध्र होता है दो वक्राकार, वक्र के आकार जो किडनी शेप कोशिकाओं से मिलकर बना, तो इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? द्वार कोशिकाएं, इंग्लिश में बोलते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं। ये दोनों है ना, ये गार्ड सेल्स है, ठीक है। और इनकी जो बनावट की बात करते हैं और गार्ड सेल्स की बात करें तो गार्ड सेल की इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। दोनों जो द्वार कोशिकाएं हैं, ध्यान रखना, दोनों जो द्वार कोशिकाएं होती है, ये होता है रंध्र, ठीक है, स्टोमेटा।
दोनों जो द्वार कोशिकाएं होती है, दोनों जो द्वार कोशिकाएं होती है वो जो दोनों जो द्वार कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, इनके बीच में रंध्र बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे, इसमें एक छिद्र बन जाता है, इसको क्या बोलेंगे, रंध्र बोलेंगे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे आपने, रंध्रीय छिद्र बोलेंगे, स्टोमेटल पोर बोलेंगे ना। इनके द्वार कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, दोनों द्वार कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में एक छिद्र बन जाता है, इसको रंध्रीय छिद्र बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। ठीक है, ये होगी। इसके बाद इसकी जो अपन द्वार कोशिका बनावट की बात करते हैं, द्वार कोशिका बनावट इस प्रकार से होती है कि इसकी बाह्य झिल्ली होती है पतली होती है, आंतरिक झिल्ली होती है वो क्या होती है, आंतरिक झिल्ली होती है मोटी होती है। तो इसका फायदा क्या मिलता है, इसका फायदा रंध्र को बंद करने और खोलने में मदद मिलती है। कैसे मिलती है कि भाई जब इसमें अंतःप्राशन क्रिया होती है, इसमें जल प्रवेश करता है, जल प्रवेश करता है, इसका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है, प्रत्येक द्वार कोशिका आयतन बढ़ता है, आयतन बढ़ता है तो ये कि बाहर की तरफ खिंचाव होती है, बाह्य भित्ति जो होती है पतली होती है। ठीक है, बाह्य भित्ति होती है वो क्या होती है, पतली होती है, और बाह्य भित्ति जो पतली होती है तो क्या होता है, उसका आयत बाहर की तरफ जब तनाव बढ़ेगा तो वो बाहर की तरफ खींचेगी तो अपने साथ में क्या होगी, वो आंतरिक भित्ति को भी थोड़ा इसमें दबाव पड़ेगा, उससे उसमें भी खिंचाव उत्पन्न होता है। और जब दोनों तरफ ये खिंचाव उत्पन्न होता है, बीच में क्या होता है, छिद्र बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, रंध्रीय छिद्र बोलते हैं, इसको मतलब स्टोमेटा पोर बोलते हैं। तो इस द्वार कोशिका की जो अहम भूमिका होती है वो किसमें, रंध्र को बंद करने और खोलने में होती है। अब देखो एक चीज और बताते हैं अपन कि जो द्वार कोशिकाएं की बात करते हैं तो द्वार कोशिकाओं के जो चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है वो अन्य जो अधिचरण की कोशिकाएं होती है, ठीक है, जो अन्य बाह्य त्वचा की जो कोशिका होती है उनसे थोड़ी भिन्न होती है। द्वार कोशिका, ये तो द्वार कोशिका में दो। अब इनके जो चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है, इनके जो चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है तो वो क्या होती है, वो क्या होती है, जो द्वार कोशिकाएं होती है उनसे थोड़ी सी भिन्न होती है। ठीक है, जो अन्य बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती है उनसे क्या होती है, भिन्न होती है। इनको क्या बोलते हैं बच्चों, इनको साई कोशिकाएं बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, साई कोशिकाएं बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, साई कोशिकाएं बोलेंगे। फिर बना दो, ये कौन सी कोशिकाएं, साई कोशिकाएं, एसएससी सेल है। ये कौन सी, साई कोशिकाएं, एसएससी सेल है। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, साई कोशिकाएं, एसएससी सेल्स भी कहते हैं। तो मैंने क्या बताई, अभी नेक्स्ट जो लाइन में बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको कि द्वार कोशिका की जो चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है वो बाह्य त्वचा की अन्य कोशिकाओं से थोड़ी भिन्न होती है। आकार और संरचना में बात करें तो अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है। इन्हें साई कोशिकाएं, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं, है ना, एसएससी सेल भी बोल सकते हैं इनको, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ये जो द्वार कोशिका चारों तरफ पाई जाती है, जल क्या होता है, इससे इनमें आता रहता है, इनसे इसमें चला जाता है। जब खुलना बंद होने की क्रिया होती है तो यही जल अवशोषित करती है इससे, और यही क्या करती है, इसको जल दे देती है। ठीक है, तो इस प्रकार जो अंतःप्राशन, जो बहिःप्राशन क्रिया होती है इन साई कोशिकाओं की सहायता से ही होती है। तो ये होगी साई कोशिका की बात होगी। तो इसके बाद और जो से समझने की बात करें तो इसमें देखो कि अपन बात करें जो पत्तियों में जो रंध्र की जो अपन संख्या की बात करते हैं, पत्तियों में रंध्र की जो प्रति वर्ग सेंटीमीटर संख्या होती है वो याद रखना कि एक नंबर क्वेश्चन आता है 100 से लेकर 60,000 तक होती है ना, पत्ती के अंदर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो अपन बात करते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो नंबर्स ऑफ पोर्स होते हैं, प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो संख्या होती है पत्तियों में प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो रंध्र की संख्या होती है वो कितनी होती है, 100 से लेके 60,000 तक होती है।
100 से लेकर कितनी होती है 60,000 तक होती है पत्तियों में। देखो ये एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अपन बात करते हैं। तो प्रति वर्ग सेंटीमीटर अपन बात करते हैं। पत्ती के अंदर प्रति वर्ग सेमी जो रंध्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो कितनी होती है, वो 100 से लेके 60,000 तक होती है। कितनी होती है, 100 से लेके 60,000 तक होती है। ठीक है, तो ये बात होगी। तो ये रंध्र की संरचना के बारे में अपन ने बात की है। देखो एक बार वापस मैं डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ में, कोई इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ईजी है। मैंने क्या बताया था कि पत्ती की जो अपन बात करते हैं, ठीक है, जो पत्ती की जो अपन बात करें कि पत्ती के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं, पत्ती के ऊपर जो रंध्र पाए जाते हैं, पर अधिकांश पौधों में जो रंध्र होता है वो दो विशेष प्रकार की वक्राकार कोशिकाओं से बना होता है। किडनी शेप्ड है, किडनी शेप्ड है ये ना, वक्र के आकार, ये वक्र मतलब किडनी, तो दो वक्र कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं को क्या बोलते हैं, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे, द्वार कोशिकाएं बोलेंगे। इनको क्या बोलेंगे बच्चों, द्वार कोशिकाएं बोलेंगे। पहले नाम तो है द्वार, मतलब गेट होता है ना, द्वार का मतलब गेट, कोशिकाएं है ना। उनको इंग्लिश में गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये होगी गार्ड सेल्स बोलते हैं। और ये दोनों जो कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है, ठीक है, कि दोनों जो कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार से व्यवस्थित होती है कि इनके बीच में एक रंध्र का निर्माण होता है। ये दोनों कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित है कि इनके बीच में रंध्र का निर्माण हो गया। इसको क्या बोलते हैं, रंध्रीय, इसको क्या बोलेंगे, रंध्रीय छिद्र बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में क्या हो गया, छिद्र का निर्माण, इसको क्या बोलेंगे, रंध्रीय छिद्र, स्टोमेटल पोर बोल दिया या रंध्र बोल दिया। ठीक है, ये हो गया कि इनके बीच में छिद्र का निर्माण, उसको रंध्र बोलते हैं, स्टोमेटल पोर बोलते हैं। अब बात आती है कि द्वार जो कोशिकाएं होती है उनकी जो संरचना की बात करें तो उनकी जो बनावट होती है वो इस प्रकार की होती है कि उनकी जो बाह्य भित्ति होती है वो तो पतली होती है, बाह्य भित्ति होती है वो क्या होती है, पतली होती है, और आंतरिक भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। ठीक है, इनकी बाह्य भित्ति तो होती है क्या होती है, पतली होती है, और आंतरिक भित्ति होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। अब बाह्य भित्ति जो पतली होती है उसका क्या फायदा होता है, और आंतरिक भित्ति जो मोटी होती है उसका क्या फायदा होता है, सुनो। तो बाह्य भित्ति जो पतली होती है उसका ये फायदा है कि जब इसमें अंतःप्राशन क्रिया होती है, अंतःप्राशन क्रिया में जल देखो H2 प्रवेश करता है, इसके अंदर तीर का निशान मैंने कैसे लगाया है यहाँ पे, H2 क्या होता है, इसके अंदर जल जब होता है इसके अंदर प्रवेश करता है ना। 1 या 2 नंबर का बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस डिस्कस करूँगा। अगला टॉपिक तो अपन इसमें शायद थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो अपन इसमें नहीं डिस्कस करते क्लास में, तो इसलिए यही बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या, जब अंतःप्राशन क्रिया के दौरान जल इसमें प्रवेश करता है तो प्रवेश करेगा, इसमें जल प्रवेश करेगा, इसमें जल प्रवेश करेगा, तो ये क्या हो जाएगी, फूलेगी। क्यों, इसका आयतन बढ़ेगा, इसका आयतन बढ़ेगा, क्या होगी, फूलेगी। इसका आयतन वृद्धि होगी, इसमें क्या फूलेगा, इसका आयतन बढ़ेगा तो ये फूलेगी, फूलेगी तो क्या हो जाएगा, इसमें खिंचाव उत्पन्न होगा, किधर होगा, बाहर की तरफ होगा। क्यों, इसका प्राशन होगा, ये फूलेगी, स्फीत होगी, तरगीद होगी। ठीक है, तरगीद होगी, स्फीत होगी, तो स्फीत होगी तो क्या होगा, ये जो इसका भाई मतलब इसके क्या अंतःप्राशन के अंदर फूल गई, और इससे क्या होगा, इसका जो प्राशन होगा मतलब इसका फैलना होगा, है ना। ये जो फैलेगी वो क्या बाहर की तरफ फैलेगी, इस प्रकार बाहर की तरफ फैलेगी। तो ऊपर पता है बाह्य झिल्ली होती है वो क्या होती है, लचीली होती है, पतली होती है, तो क्या इसका बाहर की तरफ वो खींचेगी, खींचेगी। ठीक है, उसका जो फैलाव होगा किधर, बाहर की तरफ होगा, और जब बाहर की तरफ फैलेगी तो एक अंदर भी एक दाब उत्पन्न होगा उसके पीछे पीछे, जिससे क्या होगा, ये जो आंतरिक जो भित्ति होती है जो मोटी होती है वो कितनी मोटी हो, मजबूत हो, लेकिन वो उसी दबाव की वजह से थोड़ी सी खींच जाएगी, और खींचेगी तब क्या हो जाएगा, बीच में क्या हो जाएगा, छिद्र बन जाएगा। खींचेगी तब बीच में क्या बन जाएगा, छिद्र बन जाएगा। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इस छिद्र को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इसके विपरीत क्या होता है, जब बहिःप्राशन क्रिया होती है, जब जल क्या होता है इससे कोशिकाओं से बाहर निकलता है। ठीक है, जल क्या होता है, जब इस कोशिकाओं से बाहर निकलता है, मतलब द्वार कोशिकाओं से जब जल बाहर चला जाता है बहिःप्राशन क्रिया के द्वारा। और कैसे होती है बहिःप्राशन क्रिया, अपन जो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे इसकी मैकेनिज्म। तो बहिःप्राशन क्रिया के द्वारा जब जल बाहर निकल जाता है तो इसके क्या होती है, वॉल्यूम, इसके आयतन में क्या होती है, कमी हो जाती है। इसके आयतन में क्या हो जाएगी बच्चों, कमी हो जाएगी। और आयतन में कमी होगी तो क्या हो जाएगी, ये कोशिका होगी, अब पानी अंदर कम हो गया तो कोशिका की वापस धीरे धीरे पिचकेगी, पिचकेगी। इसको क्या बोले, सलत बोलते हैं, इसको क्या बोले, सलत कोशिका बोलेंगे। ये कोशिका वापस क्या हो जाएगी, सलत हो जाएगी। और सलत हो जाएगी तब क्या हो जाएगी, इसकी जो बाह्य भित्ति है जो पतली, उसमें दबाव कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा, ये भी झिल्ली अंदर की तरफ आएगी, और वो वजह, और आंतरिक भित्ति जो मोटी होती है वो आपस में सट जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, सट जाएगी। इससे क्या हो गया, जो हो गया वो रंध्र जो होगा बच्चों वो रंध्र बंद हो जाएगा। सलत कोशिका की होगी स्थिति होगी तो रंध्र क्या हो गया, बंद हो गया। तो इसमें द्वार कोशिकाओं को रंध्र को खोलने और बंद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका
होती है। द्वार कोशिका की बात करें, द्वार कोशिका की इसमें रंध्र को खोलने और बंद करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, ये होगी। अब इसके बाद मैंने बताया था कि जो द्वार कोशिका में जो चारों तरफ जो कोशिका पाई जाती है, जैसे मैंने यहाँ बनाया, द्वार कोशिकाओं में जो चारों तरफ कोशिकाएं पाई जाती है, ये कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाओं में जो चारों तरफ कोशिकाएं पाई जाती है वो अन्य कोशिकाओं से, अन्य बाह्य त्वचा की जो कोशिकाएं होती है उनसे थोड़ी भिन्न होती है। संरचना में बात करें और कार्य में बात करें तो वो अन्य थोड़ी जो आसपास की कोशिका होती है, जो बाह्य त्वचा की और कोशिकाएं पाई जाती है, तो द्वार कोशिकाओं की जो चारों तरफ जो कोशिकाएं पाई जाती है वो बाह्य त्वचा की अन्य कोशिकाओं से भिन्न होती है। और भिन्न होती है इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं, सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, सहायक कोशिकाएं या सब्सिडरी सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, सहायक कोशिका और सब्सिडरी सेल्स बोलेंगे। अब एक लाइन, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है इसमें कि एक नंबर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, और एक नंबर का क्वेश्चन इसमें आ जाता है। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे कि पत्तियों में, ठीक है, पत्तियों में बात करें तो पत्तियों में प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, पत्तियों में प्रति वर्ग सेंटीमीटर जो रंध्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है बच्चों, वो 100 से लेकर 60,000 तक होती है। एक नंबर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये। तो आप पूछ रहे प्रति वर्ग जो रंध्रों की संख्या की बात करते हैं तो प्रति वर्ग जो रंध्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 100 से लेके 60,000 तक होती है बच्चों। कितनी होती है, 100 से लेके 60,000 तक होती है, जो आपकी बुक में मेंशन कर रखी है ना। प्रति वर्ग जो रंध्रों की संख्या होती है वो कितनी, 100 से लेके 60,000 तक होती है। तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर मैंने ये छोटा सा टॉपिक लिया है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए। मैंने 2 बार रिपीट कर दिया। इंपॉर्टेंट है कि रंध्र की संरचना का 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का आ जाता है, पूछ लेता है, इसलिए मैंने बार बार यही बताया कि अगला टॉपिक तो बड़ा है थोड़ा सा, इसलिए उसको अपन डिस्कस इसमें नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय जो बस सीमा है वो अपने पास कम रहती है। इसलिए आज के टॉपिक में यह है, इसके सुंदर से नोट्स बनाना, इसके डायग्राम बनाना आपको, है ना, और इसके डायग्राम और सुंदर से नोट्स बना के और जो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करना, इसको अच्छे से लर्न करना। आगे की जो कक्षा होगी, आगे की कक्षा के अंदर अपन बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि रंध्र को जो खुलने बंद होने की जो क्रिया, रंध्र गति की जो क्रियाविधि है, ठीक है, रंध्र गति क्रियाविधि मतलब ये जो रंध्र खुला है, ये रंध्र बंद है, तो ये कैसे खुलता है, कैसे बंद होता है, इसमें क्या प्रक्रिया होती है ना, किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, वो अपन उसके आगे की जो कक्षा में पढ़ेंगे। उसमें 3 जो सिद्धांत आएंगे, उसमें आता है मांड शर्करा परिकल्पना है, ठीक है, दूसरा आता है स्टीवार्ड परिकल्पना और तीसरा सक्रिय पोटेशियम स्थानांतरण जो सिद्धांत है। तीनों सिद्धांतों के बारे में जो अपन आगे की जो कक्षा होगी उसके अंदर अध्ययन करेंगे, क्योंकि तीनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण और समझने वाले सिद्धांत है, तो उनमें भी अपन जो से थोड़ा अच्छे से उसको प्रिपेयर करेंगे। तो ये बच्चों मैंने उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये रंध्र की संरचना है, केवल और केवल किसकी, रंध्र की संरचना बताई, और मैंने यहाँ पे आज लिखा कम है, वर्बली मैंने बताई है, तो आप सुनोगे सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएगी और सारी जो आपके जो बुक में मेंशन करके उसी प्रकार से है। ठीक है, तो बच्चों आज की कक्षा के अंदर इतना बहुत है ना। आगे कक्षा में जैसे मैंने बताया तो रंध्र की क्रियाविधि के बारे में अपन जो रंध्र की गति होती है, बस बंद होने और खुलने की जो गति होती है, क्रियाविधि होती है, उसके बारे में जो आगे कक्षा होगी उसमें अपन पढ़ेंगे। तो इतने अभी अच्छे से आप सुंदर से नोट बनाओ, अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है।